गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ना एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा दे रखा है, तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन एनसीईआरटी में कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो छोड़ी जा सके। तो इसमें मैक्सिमम लाइन्स मार्क है, तो ये मत सोचना कि सारा का सारा ही मार्क कर रखा है। इसमें जितना भी है सारा इंपॉर्टेंट है, और सब में से PYQ कोई ना कोई क्वेश्चन तो आया है सारी लाइन्स में से। ये सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल होती है, और ये क्या हमारी बॉडी में से जो ये सेल प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी रिलीज आउट होती रहती है, और ऑक्सीजन कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स। तो यही लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शंस, and O2 is the continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell is released out। मतलब ऑक्सीजन कंटिन्यूसली सेल्स तक पहुंचाया जाता रहता है, और जो CO2 बन रहा है सेल्स से उसको रिलीज आउट करते रहते हैं। इस प्रोसेस को जो ये एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन। अब यहाँ बात हो रही है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। इनमें सबसे पहले जो जैसे डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपेंड करता है इनके हैबिटेट पे भी और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी। जैसे जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे स्पॉन्जेस हो गए, कोलिनेटेड्स हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये O2 और CO2 कैसे एक्सचेंज करते हैं? ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज करते हैं बॉडी सरफेस से। अर्थवॉर्म क्या करता है? अर्थवॉर्म यूज moist cuticle and insects have a network of a tubule of transport atmospheric air within the body। जो स्पेशलाइज्ड वस्कुलर स्ट्रक्चर होता है गिल्स, वो कौन यूज़ करते हैं? आर यूज एक्वाटिक आर्थ्रोपोड मोलस्का, वेयर एज वस्कुलर बैग्स कॉल्ड लंग्स, जिनमें लंग्स होते हैं, वो कौन यूज़ करते हैं? उनको जो लंग्स यूज़ करते हैं, जो भी ये वस्कुलराइज बैग्स कॉल्ड लंग्स, इसमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स यूज़ करेंगे। अब अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज गिल्स, वेयर एम्फीबियन रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू ए मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है सबसे ज़्यादा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इनमें सब में, और ब्रेकियल रेस्पिरेशन, इन सब चीज़ों में पता होना चाहिए। जैसे जो गिल्स के थ्रू हो रहा है उसको हम बोलेंगे ब्रेकियल रेस्पिरेशन, जो लंग्स के थ्रू होगा उसको बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और जो स्किन के थ्रू होगा, मॉइस्ट स्किन के थ्रू, उसको बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये गिल्स का जो यूज़ करते हैं, ये कौन से होते हैं? एक्वाटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्का। लंग्स जो यूज़ करते हैं वो तो सारे ही हो गए, मैमल्स, बर्ड, एम्फीबियन, रेप्टाइल, ये सारे के सारे, और टेरेस्ट्रियल फॉर्म सारी ही लंग्स का यूज़ करती है, जिसमें हम खुद भी आते हैं। और एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग हो गए, ये सारे के सारे यूज़ करते हैं मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है इनमें। अब नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, तो उसमें हमारी बॉडी में ये कैसे अंदर जाएगी पूरी सांस, ये सारा पूरा प्रोसेस क्या होता है इसका? सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर आएगी नेजल पैसेज तक, फिर नेसल चैम्बर तक, फिर फेरिंग्स तक, लैरिंग्स तक, ट्रैकिया, फिर आती है सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद में आएगी सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी, फिर इनिशियल ब्रोंकाई, टर्मिनल, और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, और उसके बाद एल्वियोलर, ऐसे आती है। अब ये पहले इसमें एनसीईआरटी में देखते हैं इसमें लिखा कैसे है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपन above the upper lips, it lead the nasal chamber through the nasal passage। मतलब सबसे पहले एंटर कहाँ से हुई? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, वहाँ से नेजल पैसेज के थ्रू नेजल चैम्बर तक पहुँची। नेजल चैम्बर्स के बाद जाकर फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन होता है फूड और एयर के लिए, कॉमन एंट्री होती है, कॉमन पैसेज ऑफ फॉर द फूड एंड एयर। फेरिंग्स जो होते हैं, फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन into the trachea, and larynx is a cartilaginous box which help in sound production, जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। अब ड्यूरिंग swallowing, glottis covered with a thin elastic cartilaginous flap, जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है फूड एंट्री को, प्रिवेंट फूड एंट्री इनटू द लैरिंग्स, जिससे हमारे जो भी फूड पार्टिकल्स है वो लैरिंग्स में ना चले जाए।
Trachea is the straight tube extend up to the mid-thoracic cavity, which divide the level of fifth thoracic vertebrae into the right and left bronchi. अब क्या होगा, जो ट्रैकिया होता है वो स्ट्रेट ट्यूब होता है. ये तो हम सबको बेसिक पता ही है कि फेरिंग्स क्या होते हैं, ट्रैकिया क्या होते हैं, साउंड बॉक्स क्या होते हैं. इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंड अप टू ए मिड थोरैसिक कैविटी. ये कहाँ तक होता है, एक्सटेंड अप टू ए मिड थोरैसिक कैविटी विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे. ज़्यादातर जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं ना वो इस पे आते हैं कि ये कहाँ पे एग्जैक्टली, जैसे ऑप्शन में लिखा होगा फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे और ऐसे ही ऑप्शंस चेंज हो रखे होंगे, तो इनमें ज़्यादातर यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है. ट्रैकिया इज द स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंड अप टू मिड थोरैसिक cavity which divide at the level of fifth thoracic vertebrae into a left and right bronchi. Each bronchi undergoes repeated division to form a secondary and tertiary bronchi and bronchioles, ending up to the very thin terminal bronchioles. जैसा मैंने बताया सबसे पहले कहाँ आई थी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, वहाँ से नेजल पैसेज के थ्रू गई नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर के बाद गई फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद पहुँची लैरिंग्स और उसके बाद में ट्रेकिया तक होगी और ट्रेकिया के बाद गई टू प्राइमरी ब्रोंकाई. और ये जो दो प्राइमरी ब्रोंकाई थे ये क्या थे, लेफ्ट एंड राइट, जो और ऐसे जाकर लंग्स में एंटर हो जाती है. लंग्स के बाद उसके बाद जाती है ये टू प्राइमरी ब्रोंकाइज, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और ऐसे पहुँचती है एल्वियोलाई तक. तो अब इन्होंने बताया यहाँ पे फिफ्थ ये ब्रोंकाइस तक चली गई. उसके बाद में ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप विद द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. The trachea, primary, secondary, tertiary bronchi and initial bronchiole are supported by incomplete cartilaginous rings. Each terminal bronchioles give rise to a very thin number irregular vascular bags called alveoli. ये जो ट्रैकिया होता है ना, ट्रैकिया के साइड में ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये जो होती हैं ये सपोर्टेड होती हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स. और ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं ना ये ज़्यादातर 16 to 20 होती हैं, सी शेप्ड की होती हैं. ये जो ट्रैकिया के साइड्स पे होती हैं, ये जैसे ये एनसीईआरटी में बनाई हुई हैं, ये वाली रिंग्स होती हैं, ये वाली सारी जो होती हैं, ये इसमें लिखा भी है कि ट्रैकिया द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाइल्स आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, जो कि ऑलमोस्ट 16 to 20 होती हैं, सी शेप्ड की होती हैं और ये हाइलिन की बनी होती हैं. अब इनमें जो वस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना वो एल्वियोलाई होता है. द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स. We have two lungs which are covered by the double layer pleura, और जो इसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होता है. प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है, जिससे कि कोई भी अगर एक्सटर्नल कोई इंजरी होती है तो वो डायरेक्टली लंग्स तक ना पहुँचे, तो उसको प्रिवेंट करता है. द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is contact with the lung surface. अब ये सारी लेबलिंग हमको आती ही है. ये होता है एपिग्लॉटिस, ये क्या करता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लैरिंग्स. ये यहाँ होता है लैरिंग्स, जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं. ये होता है ट्रेकिया. ये सारी इसके ऊपर जो ये बनी हुई है सी शेप्ड की, ये है कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है. ये यहाँ पे होता है, ये होता है प्लूरल मेम्ब्रेन. ये जो वस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो छोटे छोटे से बने हुए हैं, ये सारे होते हैं एल्वियोलाई. इनमें जो दोनों इनर और आउटर प्लूरा होता है, इनके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है. अब ये सारे होते हैं, ये ब्रांचिंग आ रही है, ये होती है ब्रोंक्यूल्स, ठीक है. ये दिखाया है कि ये लंग्स हैं और उसके बाद में ये कट एंड ऑफ रिब्स और ये ब्रोंकस. जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो क्लोज कॉन्टैक्ट में है थोरैसिक लाइनिंग के, और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो क्लोज कॉन्टैक्ट में है लंग सरफेस के. एक्सटर्नल nostrils terminal bronchi constitute the conducting parts, whereas alveoli and their ducts
form a respiratory and exchange part or of the respiratory system. इम्पॉर्टेंट ये भी है कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल और टर्मिनल ब्रोंकाइस जो होते हैं वो कंडक्टिंग पार्ट होते हैं. एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट form a respiratory and exchange part of the respiratory system. The conducting part transport the atmospheric air to the alveoli, clear it foreign particles, humidify and also bring air to the temperature. इन लाइन्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कंडक्टिंग पार्ट, मतलब जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल और ब्रोंकाइल्स है ये सारा का सारा एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक पहुंचाने का काम करेंगे. क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन मटेरियल, मतलब वो उसके अंदर डस्ट मिस्ट ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. उसके बाद में ह्यूमिडिफाइड एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पहुँचाएंगे. ऐसा नहीं है कि ठंड में है तो हमारी लंग्स में बहुत ठंडी हवा जा रही है या फिर गर्मी का टाइम में तो बहुत गर्म जा रही है, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होती है. एक्सचेंज पार्ट इज़ द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर. अब ये एक्सचेंज पार्ट की किसकी बात कर रहे हैं? एक्सचेंज पार्ट इज़ द साइड ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, ये बात कर रहे हैं एल्वियोलाई की. Alveoli and their duct form a respiratory or exchange part of the respiratory system. The lungs are situated in the thoracic cavity, which is anatomically an airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally by vertebral column, ventrally by the sternum. ये PYQ है, ये पहले भी आया था. इसमें अब हमें क्या पूछ रहे हैं ये कि जो ये लंग्स होता है ये कहाँ पे एग्जैक्टली इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे प्लेस्ड है. लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर विच इज़ एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर. और जो थोरेसिक चैम्बर होता है ना इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम. ये अगर उल्टा हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. एंड लेटरली बाय द रिब्स ऑन द लोअर साइड ऑफ द डोम शेप्ड डायफ्राम. एनी changes of the volume of thoracic cavity reflected in the lungs, pulmonary cavity. मतलब कोई भी चेंज आता है ना, एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी वो रिफ्लेक्ट करता है लंग्स पे, लंग्स की कैविटी पे, मतलब पल्मोनरी. कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम. और ये जो अरेंजमेंट है ये ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? essential for breathing because as we cannot directly alter the pulmonary volume. अब ये पूरा का पूरा इसमें पूरा मैकेनिज्म सिखाएंगे और टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. इससे पहले जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, मतलब ये सारा का सारा ब्रीफ में लिखा हुआ है. इसमें क्या क्या हुआ, रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स है, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्व्यूलर एयर इज़ रिलीज्ड आउट. सबसे पहले क्या हुआ कि जो भी एटमॉस्फेयर से हमने ऑक्सीजन लिया और CO2 रिच एल्व्यूलर एयर जो थी वो उसको रिलीज आउट किया. डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्व्यूलर मेम्ब्रेन और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड. डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू. CO2 और O2 में डिफ्यूजन हुआ ब्लड और टिश्यू के बीच में. Utilization of O2 by the cells for the catabolic reaction and resultant release of CO2. क्या हुआ, और इसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है. यूटिलाइजेशन ऑफ O2 मतलब सारा का सारा O2 जो था वो सारा सेल्स कैटाबॉलिक रिएक्शंस में इनमें यूज़ हुआ और उसका रिजल्ट क्या है कि जो CO2 रिलीज़ हुआ वो सारा का सारा बाहर आता चला गया, रिलीज आउट फ्रॉम. और इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा, सेलुलर रेस्पिरेशन का. अब इसके बाद आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन मतलब जब हम सांस अंदर लेंगे, एक्सपिरेशन जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे, रिलीज आउट. क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट. और इनमें क्या होगा, ये सारा किसकी वजह से होगा, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट. प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये सारी चीज़ें होंगी. अब इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज़ लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये खुद सोचो कि अगर अंदर का हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा
ज़्यादा होगा तो उसमें और ज़्यादा एयर आने की जगह ही नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा जब होगा तो क्या होगा, वो एयर को बाहर, वो कम करने की कोशिश करेगा, एयर को बाहर करेगा, तो उस टाइम पे एक्सपिरेशन होगा। इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होना चाहिए, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम होना चाहिए जिससे कि एयर इजीली अंदर आ सके। देयर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट between the lungs and with respect to the atmospheric pressure. Expiration is placed, intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. Expiration में क्या होगा, intrapulmonary pressure ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा और atmospheric pressure के comparable. And diaphragm is a specialized set of muscles, external and internal intercostal between the ribs, help in generation of such gradient. जो अब इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स एंड, मतलब इसमें डायफ्राम और स्पेशलाइज सेट्स ऑफ मसल जो है, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरकोस्टल मसल, ये सारी की बिटवीन द रिब्स, ये सारी मिलकर इस ग्रेडियंट को मेंटेन करती हैं। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले इंस्पिरेशन जब होगा, इंस्पिरेशन होगा तो डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डायफ्राम, विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर in the anterior posterior axis and the contraction of external intercostal muscle lift up the ribs. जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी रिब्स होती हैं ये सारी की सारी लिफ्ट अप हो जाती हैं। मतलब जैसे सांस लेके देखो तो हमारे ये जो रिब्स है, चेस्ट है, ये सब बाहर की तरफ को आते हैं। तो ये सारा किसकी वजह से होता है कि क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर है वो बढ़ जाते हैं इन इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, और जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो सारी की सारी लिफ्ट अप द रिब्स एंड द sternum, causing an increased volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis. The overall increase the volume causes similar increase in pulmonary volume. An increase in pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure to the less than the atmospheric pressure. ये सारी की सारी क्या होगा, जब पल्मोनरी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो क्या होगा कि वो डिक्रीज़ कर देगा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को। अगर वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, सारी की सारी सांस अंदर आएगी। ये होता है इंस्पिरेशन का प्रोसेस। रिलैक्सेशन में क्या होगा, रिलैक्सेशन में इसका जस्ट उल्टा होगा। डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न टू डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। ये सारे के सारे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, और नॉर्मल पोजीशन पे क्या आएंगे तो क्या होगा, रिड्यूस द थोरैसिक वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम, सारी की सारी चीज़ें कम होती जाएंगी। और अगर सारी चीज़ें कम हो जाएंगी तो क्या होगा, अगर पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गया तो वो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को बढ़ाएगा। अगर वो बढ़ेगा तो एक्सपिरेशन होगा, क्योंकि अंदर जितनी भी सांस है वो सारी की सारी बाहर आएगी, एक्सपिरेशन होगा। एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। हम इसकी स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये किसकी हेल्प से कर सकते हैं, एडिशनल ये एब्डोमेन की मसल्स की वजह से हम कर पाते हैं। जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है ना ह्यूमंस का, वो है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट एस्टिमेटेड बाय द स्पायरोमीटर। ये सारा का सारा हम देखते किससे, ये स्पायरोमीटर से देखा जाता है। स्पायरोमीटर विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शंस। स्पायरोमीटर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कि क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। देखो ये है फर्स्ट केस। जब ये फर्स्ट केस है ये पूरा, इसमें क्या हो रहा है, ये है इंस्पिरेशन का केस। इसमें क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, और स्टर्नम, ये सारी की स्टर्नम, रिब्स, ये सारी की सारी लिफ्ट अप होती हैं। तो उसके इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है थोरैसिक चैम्बर में वो बढ़ जाता है। थोरैसिक वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है तो वो थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ता है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। पल्मोनरी वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को कम कर देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी। तो क्या होगा, तो उस टाइम पे उस केस में इंस्पिरेशन होगा। अगर ज़्यादा होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर के कंपेरेबल, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक्सपिरेशन होगा। एक्सपिरेशन जब होता है तो सारी की सारी चीज़ें वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आती हैं, रिलैक्स्ड पोजीशन पे आ जाती हैं। जैसे कि ये सेकंड वाले में देखो, इसमें डायफ्राम ये सब रिलैक्स्ड पोजीशन में है।
और ये रिब्स, स्टर्नम, ये सारी की सारी अपने नॉर्मल पोजीशन पे है। अब आता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़। सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता है जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन लेते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। जितनी हम इजीली आराम से बैठे बैठे सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें, ये कितनी होती है? 500 ml होती है। मतलब हम पूरे दिन में नहीं, 1 मिनट के अंदर 6000 से 8000 तक 6000 से 8000 मिलीलीटर तक 1 मिनट में ले सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, नॉर्मल जो होता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम क्या होता है कि जो हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन करें, इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम में फोर्सफुली इंस्पिरेशन करें, वो कितना होता है? 2500 to 3000 होता है। एक्सपिरेशन होता है जो हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करें, मतलब जितनी सांस हम इजीली छोड़ सकते हैं उसके बाद हम और कोशिश करें कि और थोड़ी सी सांस बाहर आए, तो वो होता है 1000 to 1100। जैसे हम सांस अंदर लेनी होती है जब हमको, तो हम इजीली थोड़ी और ज़्यादा अंदर ले सकते हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। उसमें जैसे अगर हम ऐसे बहुत गहरी सांस ले, डीप ब्रीथ ले, तो हम थोड़ी और ले सकते हैं। तो उसका देखो, इसमें ये जो एवरेज है ये 2500 to 3000 है। लेकिन जब एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम की बात आती है, जब सांस छोड़ने की बात आती है, तो हम बहुत ज़्यादा ऐसे धक्का मार के अपने लंग्स को फोर्स नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा सांस बाहर आए, तो वो कम होता है, वो 1000 to 1100 ml होती है। अब आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सेबल एक्सपिरेशन। मतलब फोर्सेबल एक्सपिरेशन के बाद भी जितनी हमने सांस छोड़ने की कोशिश भी की, ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे पूरे ही लंग्स खाली हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा होगा तो कोई ना कोई मरी जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे पूरे लंग्स एकदम खाली हो जाए। तो जो अंदर रह जाती है ना सांस, उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। वो होती है 1100 से 1200 ml। अब आती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टोटल वॉल्यूम कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। टोटल जो वॉल्यूम होती है उसको जो हम इंस्पायर कर सके नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, वो होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पिरेशन की बात हो रही है तो इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात होगी तो एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। इसमें आती है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात होगी तो टाइडल वॉल्यूम तो दोनों में कॉमन है, इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम आएगा। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात होगी तो एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम आएगा और टाइडल वॉल्यूम तो कॉमन है। अब इसके बाद आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। जो वॉल्यूम होती है वो लंग्स में रहे नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी, तो उसमें आती है एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या थी? जो अंदर बच जाए, और रेजिडुअल वॉल्यूम थी जो वो हमारी बॉडी में हमेशा, लंग्स में हमेशा रहती ही है फोर्सेबल एक्सपिरेशन के बाद भी। एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम थी कि जितना हम मैक्सिमम नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी हम और ज़्यादा, जितनी हम मैक्सिमम सांस छोड़ पाए, वो इन दोनों को मिला के बनता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फिर आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? द मैक्सिमम वॉल्यूम कैन ब्रीद इन आफ्टर द फोर्सेबल एक्सपिरेशन और कैन ब्रीद आउट आफ्टर फोर्सेबल इंस्पिरेशन। मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम जो हम सांस ले सके फोर्स्ड एक्सपीरियंस के बाद, एक्सपिरेशन के बाद, या फिर मैक्सिमम वॉल्यूम जो हम सांस बाहर छोड़ सके फोर्स इंस्पिरेशन के बाद। इसमें क्या क्या आएगा? इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? टोटल लंग कैपेसिटी होती है मतलब एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एंड द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। मतलब जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन
इसमें क्या होता है, इसमें सारे जैसे रेजिडुअल वॉल्यूम होती है जो हमेशा लंग्स में रहेगी ही रहेगी। एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम जिसको हम फोर्सिबल एक्सपिरेशन से बाहर कर सकें। टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल होती है, और इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, ये चारों मिलाकर टोटल लंग्स कैपेसिटी बनाती है। या इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों को प्लस कर दो तो भी टोटल लंग्स कैपेसिटी आ जाएगी। यहाँ तक सबको समझ आया होगा। बाकी अगर इसमें कोई डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।